खबरों का सारथी। पीएम मोदी की तरह सीएम धाम में भी करेंगे मन की बात। साथ ही हर माह बुजुर्गों को संदेश के साथ मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। आईएएस आनंद वर्धन बने उत्तराखंड के मुख्य सचिव। शासन की ओर से आदेश किए गए जारी। 1 अप्रैल से पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री ने की हेल्पलाइन 1064 की समीक्षा बैठक। बोले विभाग भ्रष्टाचार से निपटने के खुद करे प्रयास। समस्याओं के समाधान को पेंडिंग न करें अधिकारी। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग एसओपी की जारी। श्रद्धालु अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे एडवाइजरी। 104 नंबर पर कॉल कर मिलेगी मदद। प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को सेवा काल में 1 बार पदोन्नति मिल सकती है। छूट नियमावली जारी। सहायक लेखाकार के 63 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती का विज्ञापन किया जारी। 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे युवा। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। उत्तरकाशी खबर है। चारधाम यात्रा के लिए 1 माह का वक्त शेष बचा है। 30 को खुलेंगे यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। उत्तरकाशी एसपी सरिता डोभाल पुलिस के साथ पहुंचे यमुनोत्री। पैदल मार्ग सहित धाम का निरीक्षण किया। जायजा लेने के बाद थानाध्यक्ष बड़कोट को निर्देश दिए। यमुनोत्री रूट पर पड़ने वाली चौकियों पर कर्मी रखे जाएंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो सके। हमारे मित्र पुलिस कर्मी यात्राओं के लिए देवदूत बनेगी और उत्तरकाशी पुलिस श्रद्धालुओं की हर संभव मदद करेगी। एसपी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटे। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं के साथ ना करें गलत व्यवहार। किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत कार्य किया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने कर दिया है। चावल पकते हैं सर उस पर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? चारधाम यात्रा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। इसको लेकर लगातार एसपी की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। बिल्कुल गरिमा, बता दूं चारधाम जो यात्रा है ये जो है उत्तराखंड की एक रीढ़ है। सरकार जो है बिल्कुल शासन की बात करें या प्रशासन की बात करें, बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जिला उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो इसमें जिलाधिकारी हो गए या एसपी उत्तरकाशी लगातार जो है गंगोत्री धाम की बात करें या फिर यमुनोत्री धाम की बात करें, इसमें बिल्कुल लगातार मुआयना कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो तमाम जो अधिकारी हैं यात्रा से जुड़े हुए जो जितने भी विभाग हैं उनको जो है बिल्कुल निर्देश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो यात्रा में जो श्रद्धालु चारधाम को आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल से खबर है जहां पर शांति कुंज हरिद्वार में अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूर्ण होने पर दिव्य अखंड ज्योति कलश यात्रा आज नैनीताल पहुंची। जहां पर श्रीराम सेवक सभा परिवार और नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती केताल ने दीप प्रज्वलित कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान हल्दू चौड़ से आए गायत्री परिवार ने गायत्री मंत्र और भजन प्रस्तुत किए और अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूरे होने पर अपनी श्रद्धा। खंड के संयोजक दिनेश चंद्र मैकुरी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामूहिक साधना और महानुष्ठान के जरिए समृद्ध और संस्कारी भारत का नव निर्माण करना है। एवं वंदनीय माता जी के अवतरण शताब्दी वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में देश भर में दिव्य ज्योति कलश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का उद्देश्य साधना और महानुष्ठान के माध्यम से समर्थ, समृद्ध एवं संस्कारी भारत का नव निर्माण करना है। यात्रा जो है 11 दिसंबर 1924 से जो है हरिद्वार से निकली और हरिद्वार के प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर, प्रत्येक मोहल्ले से होकर के और जसपुर और रामनगर होते हल्द्वानी से जो है हल्दू चौड़ से आज जो नैनीताल के लिए हम प्रवास पर हैं। पूरे उत्तराखंड के
13 जो जनपद हैं, 13 जनपदों में हमारी यात्रा जो है पहुंचेगी। नगर नगर, डगर डगर, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव हमको जाना है। और परम पूज्य गुरुदेव वेद मुनि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जो उपासना के वर्ष और वंदनीय माता जी का जो शताब्दी समारोह वर्ष है, और साथ ही अखंड ज्योति का जो शताब्दी वर्ष जो है सब मनाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में प्रत्येक घर घर में जो है अखंड ज्योति के जो ऊर्जा है वो घर घर पहुंचे। अपनी ज्ञान की जो ज्योति शांति कुंज हरिद्वार से जो निकली है उसको हर गांव में, हर नगर में पहुंचानी है और वो ज्ञान फैलेगा। जनपद कुशीनगर में बीती रात्रि थाना कुबेरिस्तान में तस्कर गौकश मनोवर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पशु तस्कर के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बीती रात शुक्रवार और शनिवार को थाना कुबेरिस्तान क्षेत्र अंतर्गत एक पशु तस्कर गौकश की सूचना थाना अध्यक्ष कुबेरिस्तान को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना कुबेरिस्तान, थाना कोतवाल ट्रोना, थाना रविन्द्र नगर व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कुबेरिस्तान क्षेत्र अंतर्गत सेमरा, हड़ो, कुटकोइया, ढाला रोड के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। आज दिनांक 29/3/2025 को थाना कुबेरिस्तान क्षेत्र अंतर्गत एक पशु तस्कर के मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली, कुबेरिस्तान, रविन्द्र नगर और साइबर सेल की एक संयुक्त टीम गठित की गई। इस टीम के द्वारा कुबेरिस्तान क्षेत्र अंतर्गत सेमरा हरदो के पास चेकिंग की जा रही थी कि उसी के दौरान एक बाइक सवार आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उस बाइक सवार के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में उस बाइक सवार को गोली लगी और वो घायल हो गया, जिसकी पहचान मनोवर पुत्र गुलाब हसन निवासी पसैया बनवीरपुर, थाना कोतवाली पटौना के रूप में हुई। उक्त घायल व्यक्ति के पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लकड़ी का ठीहा, चाकू, रस्सी आदि बरामद हुए। इसके पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त को इलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सनातन धर्म के प्रचारक यति परमात्मा नंदगिरी ने जम्मू कश्मीर में जिहादियों के खिलाफ धर्म युद्ध लड़ने का आह्वान किया है और कश्मीर दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे उनके अस्तित्व पर संकट आ गया है। इतनी चेतावनी दी कि अब धर्म युद्ध लड़ने का समय आ चुका है। कश्मीर में बढ़ते हिंसा हमलों को लेकर उन्होंने कहा कि चिंता जाहिर की है। हिंदू समुदाय को एकजुट होने की उन्होंने अपील भी की है। सीमावर्ती हमारा क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर तो हमारे हाथ से निकल, हमारे पास हिंदुओं की पर पूरे स्टेट में कि जो अंतिम स्थली बची है वो जो है, और वो भी जिस तरह मुसलमानों की वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत जल्दी वो भी हिंदुओं के हाथ से निकलने वाला है। तो गुरु जी का हुआ कि हम जम्मू में जाके वहाँ हिंदुओं को करने का प्रयास है, तो इसी दिशा में हम जिहादियों के मध्य में जा करके उनकी छाती वहाँ पर हिंदुओं को जगाने का और खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित आज वहाँ पर बहुत हिंदुओं को हमने खड़ा किया है, वहाँ पर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जिला घटना के बढ़ते आतंक का सिलसिला थमा अब नहीं रहा है। हालिया माफियाओं ने किसानों को निशाना बनाते हुए गाली गलौज और मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया है। इससे पहले भेल के सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का किया गया था, जिसका भी वीडियो वायरल हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन के अधिकारी कासिम रजा माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम साबित रहे हैं। हरिद्वार के सांसद सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन का मुद्दा उठाते कार्रवाई की मांग भी की है।
डंडा यार भाई निकाल ले, डंडा निकाल ले यार, डंडा निकाल। अगली खबर देव से है, जहां पर उत्तराखंड जल संस्थान के संवादाश्रम को ने लंबे समय से लंबित वेतन और एरियर के भुगतान को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी। 10 अक्टूबर 2024 को मुख्य प्रबंधक के साथ हुए समझौते के पालन में 25% वेतन और एरियर का भुगतान दिसंबर 2024 तक सभी डिवीजन में था, लेकिन इसका पालन नहीं होने पर निदेशा से अभियंता देवप्रयाग को कर लिखित और मौखिक रूप से इसे लागू करने की मांग की है। जो आपने 6 तारीख को बोल रखा था, 6 तारीख को 15 तारीख को बोल रखा तो 15 तारीख 16 तारीख को हम यहाँ पे बैठ गए, 16 तारीख को हम यहाँ पे बैठ गए। जो ये जो हमारे श्रमिक हैं जो पंपिंग प्लांटों में ऑपरेशन वगैरह का काम करते हैं, इनका जो संचालन के टेंडर होते हैं तो वो बीच में साल में 2 बार बढ़ते हैं। तो इनका अप्रैल से और इस 24-25 वित्तीय वर्ष में बढ़ा नहीं था, मतलब बढ़ गया था पर हम दे नहीं पाए थे। तो उसका एक तो एरियर का था जो हमें अप्रैल से सितंबर तक का देना है उन्हें। तो इसमें हमने जो इनके जितना भुगतान इनको होना है उसकी डिमांड मुख्यालय को भेज दी। तो जैसे पैसा आएगा वो हम इनको करवा देंगे। 15 अप्रैल का इसमें टाइम दे दिया गया है, 15 अप्रैल 2025 को। पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप जन जन तक हमारी इन समस्याओं को ले जाते हैं और उनका विभाग के द्वारा उसके बाद उसका निवारण किया जाता है। और आज 27 मार्च को हमारा यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था, जबकि पूर्व में हमारी जो शासी अभियंता महोदय से वार्ता हुई थी और एक समझौता किया गया था यहाँ पे कर्मचारियों के साथ में, जिसमें यह कहा गया था कि इनको जो एरियर होगा और जो वेतन बढ़ोतरी और वर्तमान जो उस समय चल रहा था तब से हमें वेतन का बढ़ोतरी मिलना था, लेकिन वेतन बढ़ोतरी तो मिल चुका है, लेकिन जो उसका एरियर था 1 अप्रैल 2024 से जो कि मुख्य महाप्रबंधक महोदय एवं श्रम मानक के हिसाब से तय था और वो दिया जाना था। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ वो कड़ी बन करके जुड़े हुए हो, जो कड़ी कभी भी हमसे दूर नहीं हो पाएगी। और अकस्मात ऐसे होता है कि जो हमारे यहाँ पे शाखा लेवल में जो अधिशासी अभियंता जी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का एक रहता है कि इनको मना देते हैं और ये कर देंगे, परंतु आने वाले टाइम में अगर जो ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो 16 तारीख के लिए हम तैयार हैं। और मैं तहे दिल से ये भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर जो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस डिवीज़न में आकर के ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ के हर कर्मचारी को पता चल जाएगा कि हाँ धरना क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इन श्रमिकों की समस्याओं को आगे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी कि जो 1 अप्रैल 2024 से जो श्रम मानकों के अनुसार जो वेतन मिलना चाहिए था, इस संबंध में हमारा पिछले वर्ष 2024 में अक्टूबर में एक समझौता हुआ था मुख्य महाप्रबंधक देहरादून के पास यहाँ, जिससे 15 बिंदुओं में समझौता हुआ था। उसमें ये भी था कि 1 अप्रैल से 2024 से वर्तमान समय तक नई दरों पे वेतन का भुगतान होगा और उसमें जो कुछ हमारे वायरमैन लाइनमैन हैं उनको न्यूनतम वेतन से दूर रखा गया था। जी सबसे पहले तो मीडिया का आभार, आप लोग इतनी दूर से हम जो श्रमिक यहाँ पे बैठे हैं सुध लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं।
हमारी वही मांगे थी कि जो भाई कहीं वेतन पूरा नहीं मिल पा रहा है, कहीं ESI नहीं मिल रहा है, कहीं EPF जमा नहीं हो पा रहा है, तो कई प्रकार की विसंगतियाँ थी और इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे थे। ESI के बारे में और जो हमारा बढ़ा हुआ वेतन था उसमें कुछ एरियर बचा हुआ था, उसका 15 तारीख तक एक्शन साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है। 15 तारीख को तक दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाता तो हम 16 तारीख को फिर यहाँ पर बैठेंगे। और जितनी हमारी मांगे थी फिलहाल 15 तारीख तक सभी मान ली गई हैं और उन पर सहमति बन गई है। अभी लिखित कार्रवाई हो रही है, वो भी हो जाएगी। बाकी क्या नाम है आपका? सुनील गरुला। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर लगातार सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 महीने से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों के कागजात पूरे न होने पर सील भी कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आय के स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पहले दिए नोटिस के बाद सील कर दिया। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने इसे सही करार दिया, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती है और मदारिस जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर उन्हें पनिश भी करें। नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पूरा अधिकार है कहाँ से किसकी फंडिंग आ रही है, किसको सील करना है, किसको नहीं करना है, किसको संरक्षण देना है और किसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना है। ये तो इस समय वो मुखिया हैं तो डिसीजन वही लेंगे डेफिनेटली। लेकिन काश उस वनंतरा रिजॉर्ट को भी आपने समय रहते बुलडोजर से ढहा दिया होता, क्योंकि वनंतरा रिजॉर्ट तो ड्रग फैक्ट्री के नाम पर विनोद आर्या ने निशंक से मांगी थी वो जमीन की। वहां दवाइयों का कारखाना खोलना है और वहां उसने अवैध रिजॉर्ट खोल दिया। उस समय तो ये सारे भाजपाई जो हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे। और आज भी मैं दावे के साथ कह रही हूँ, वनंतरा रिजॉर्ट की तरह यहाँ सैकड़ों रिजॉर्ट, सैकड़ों होटल, सैकड़ों रेस्टोरेंट, सैकड़ों हॉस्टल, सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध हैं। लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है सावन के अंधे को जैसे हरा हरा नजर आता है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी की लाठी सिर्फ एक तरफ को चल रही है। अवैध तो अवैध होता है, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। यानी कि सरकार की भूमि पर किसी का भी कब्जा है या कोई भी गैर पंजीकृत चीजें यहाँ चल रही हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए और गाज सबके ऊपर बराबर गिरनी चाहिए। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर हवाला के जरिए अगर वहाँ पे वित्तीय कुछ भी जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सामने आएगा। जो जांच कमेटी में अभी हमारे पास पॉइंट्स आए हैं उनसे ये पुख्ता होता है कि ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगी। वहीं लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि अगर सरकार के पास
कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। सरकार तो सिर्फ उकसावे की कार्रवाई करना चाहती है, लोगों को सड़क पर लाना चाहती है। साथ ही कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा इस कार्रवाई को किया जा रहा है। वहीं अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी मजार, अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था, इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। कितनी पुरानी थी? देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। कितने दिन का नोटिस पीरियड दिया गया? इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग को। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। उकसावे की कार्रवाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लोगों को सड़क पर लाना चाहते हैं, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई, और कुछ नहीं। एक तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार मदरसों को बंद करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री रमजान में पूरे भारत के मुसलमानों को किट बांट रही है। समझ से परे है भारतीय जनता पार्टी ये कैसी राजनीति कर रही है। धामी सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपके कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बोल रहे हैं कि हमने तो मदरसों में एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में किताब देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ धामी जी कहते हैं हम मदरसे बंद करवाएंगे। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी तक मदरसे बंद नहीं करा पाई। उत्तराखंड में इतनी बड़ी तादाद में अवैध मदरसे बनना कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड के कामकाज पर सवाल तो खड़े कर रहा है और इन मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन प्रदेश में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन एक गंभीर विषय है, जिसकी जाँच के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।